स्टार्ट करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फिजियोलॉजी के यूनिट को। इसमें सबसे पहले इंशाल्लाह हम गाइडिंग के चैप्टर नंबर 63 को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में तो बेसिक सी बातें बता रहे हैं कि एलिमेंट्री ट्रैक से हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ चीजें आती हैं, जिस तरह न्यूट्रिएंट्स वगैरह आ रहे होते हैं, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन वगैरह, ठीक है। लेकिन इन चीजों के आने के लिए कुछ प्रोसेसेस का होना जरूरी होता है। जैसे मिसाल के तौर पे एलिमेंट्री ट्रैक में से मूवमेंट ऑफ फूड होती है, फिर डाइजेस्टिव जूसेस की सिक्रीशन हो रही होती है, फिर जो डाइजेस्टिव मटेरियल होता है उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। इसी तरह गट में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड भी होता है कि ब्लड चीजों को एब्जॉर्ब कर सके, और कंट्रोल ऑफ दीज फंक्शंस भी होना होता है। तो ये बेसिक सी बातें थी। फिर वो बता रहे हैं कि गट के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जिनके मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जिस तरह कुछ जगह होती है जहां पे सिर्फ सिंपल पैसेज ऑफ फूड हो रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे इसोफेगस, और कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं, जैसा कि स्टमक, और कुछ पार्ट्स डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले कर रहे होते हैं, जैसा कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ठीक हो की बात। आगे फिर वो आते हैं फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल वॉल की तरफ, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल वॉल जो है उसकी हमने स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है। ये वो वॉल है जो कि आपकी ओवरऑल मतलब स्टमक की वॉल हो गई, इसोफेगस की वॉल होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल हो गई, उस वॉल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम स्टडी करने लगे हैं। तो ये कई लेयर्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है, ठीक। सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम नाम देते हैं सिरोजा। सिरोजा से अंदर देखें तो लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स की एक लेयर है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब है कि अगर ये आपका वो जीआईटी जा रही है तो यूं लॉन्गिट्यूडनली मसल्स मौजूद होंगे, ठीक हो की बात। फिर उससे अंदर देखें तो सर्कुलर स्मूथ मसल्स की एक लेयर है। सर्कुलर स्मूथ मसल का मतलब है कि अगर ये ट्यूब जा रही है तो उसके देखिए यूं मसल्स आके वहां मौजूद हैं, ठीक हो की बात। तो ये दोनों स्मूथ मसल की लेयर्स आ गई। फिर इन स्मूथ मसल की लेयर्स के अंदर आता है आपके पास सब म्यूकोजा, और सबसे अंदर ब्लू लेयर आपके पास आती है म्यूकोजा। सही होगी बात, याद करना बड़ा आसान है। अंदर से अगर आप देखो तो म्यूकोजा, म्यूकोजा के नीचे सब म्यूकोजा आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, जो स्मूथ मसल्स की दो लेयर्स हैं इनको हम कलेक्टिवली नाम देते हैं मस्कुलरिस एक्सटर्ना। जो सर्कुलर स्मूथ मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स हैं इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? मस्कुलरिस एक्सटर्ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक और जगह भी मसल्स मौजूद होते हैं। बेसिकली जो इनर मोस्ट लेयर है, जो ब्लू कलर से मैंने शो की हुई जिसका नाम म्यूकोजा है, इसके अंदर भी थोड़े से स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। किस तरह से? ये जो म्यूकोजा है ना, बेसिकली इसकी फर्दर 3 लेयर होती हैं। ये गाइड में डिस्कस नहीं किया, हिस्टोलॉजी में पढ़ते हैं। अंदर वाली को हम एपिथेलियम कहते हैं, उसके बाद वाली को लैमिना प्रोप्रिया कहते हैं, और ये जो सबसे बाहर वाली आपको नजर आ रही है जो मैंने ज़िगज़ैग ब्लू शो की हुई है, ये आपके पास म्यूकोजा के स्मूथ मसल्स हैं। म्यूकोजा के स्मूथ मसल्स का नाम होता है म्यूकोजल मसल्स, ठीक हो की बात। इसको हमने कही म्यूकोजल मसल्स। तो ये चीजें हमने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर से जो डिस्कस कर लिए। सबसे अंदर म्यूकोजा, फिर सब म्यूकोजा, फिर सर्कुलर स्मूथ मसल, फिर लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल, और सबसे आउटसाइड पे सिरोजा आ गई, ठीक है जी। और आगे हम एक और चीज भी देख रहे होंगे, वो भी मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूं। ये जो सब म्यूकोजा है इसके अंदर बेसिकली ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं। सब म्यूकोजल ग्लैंड्स भी होते हैं और ब्लड वेसल का भी हम रोल यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, जो कि यहाँ हमने डिस्कस किया है। वो आगे चलो हम डिटेल के साथ देखते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं वो बंडल्स की फॉर्म में होते हैं, यानी बहुत सारे फाइबर्स मिलके एक बंडल बनाते हैं। अप टू 1000 फाइबर भी होते हैं एक बंडल के अंदर, ठीक हो की बात। तो स्मूथ मसल फाइबर जो है वो बंडल्स के अंदर अरेंज्ड होते हैं। एक बंडल में अप टू 1000 फाइबर्स होते हैं। और ये जो स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं या स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शंस। गैप जंक्शन हमारे पास कम्युनिकेशंस हैं। या गैप जंक्शंस लो रेजिस्टेंस मूवमेंट प्रोवाइड कर रही होती हैं आयंस को, ताकि एक सेल से दूसरे सेल में आयंस जा सकें। तो अगर एक सेल में एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगेगा, वो दूसरे तीसरे इस तरह से आगे ट्रेवल करता चला जाएगा। अगर मैं ये आपको शो करूं तो कंसिडर कीजिएगा ये रेड कलर का एक बंडल है और एक बंडल के अंदर ये बहुत सारे ब्राउन कलर के स्मूथ मसल सेल्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्मूथ मसल सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये देख रहे हैं, ये जो मैंने शो किए हुए कनेक्शन, ये गैप जंक्शन है, ठीक। तो मिसाल के तौर पे मैंने इस एक मसल पे यहाँ पे एक मसल सेल के अंदर स्टिमुलस दिया है, जो मैंने स्टार बनाया हुआ है। ये स्टिमुलस ट्रेवल करेगा, इस सेल में भी जाएगा, इधर भी चला जाएगा, और ट्रेवल करते करते पूरे बंडल में ये स्टिमुलस पहुंच जाएगा, ठीक। तो अगर एक सेल को स्टिमुलस देते हैं वो बाकी सारे सेल्स में चला जाता है। तो एक चीज हमें देख ली, स्मूथ मसल फाइबर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शंस। दूसरी चीज देखिएगा, ये जो बंडल्स हैं ये एक बंडल दूसरे बंडल के साथ भी कनेक्टेड होता है। थोड़ा सा इस एक बंडल के दूसरे बंडल के साथ भी कनेक्शंस मौजूद हैं। आप देख रहे हैं ना, ये मैंने कनेक्शन शो किए हुए हैं। तो एक बंडल दूसरे बंडल के साथ भी कनेक्शन शो कर रहा होता है। हम कह सकते हैं कि जो पूरी एक मस्कुलर लेयर है, यानी मिसाल के तौर पर लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स की लेयर है, उसमें कई बंडल हैं, वो सारे बंडल्स भी आपस में कनेक्टेड हैं। तो पूरी लेयर एज अ सिंसिटियम रोल प्ले कर रही होती है। पूरी लेयर में हम एक जगह पर स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं, वो एक बंडल से दूसरे बंडल से तीसरे बंडल करते करते पूरी लेयर में वो फैल जाता है। तो जो लेयर होती है स्मूथ मसल की, वो एज अ सिंसिटियम रोल प्ले कर रही होती है। ये चीज हमने देख ली।
तो कह रहे हैं देयरफॉर ईच मसल लेयर फंक्शन एज अ सिंसिटियम। ये बात हमें समझ में आ गई। फिर वो बता रहे हैं कि एक लेयर दूसरी लेयर के साथ भी बहुत थोड़े से कम्युनिकेशन कनेक्शन मेंटेन की होती है। यानी कि अगर ये लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल की लेयर है, ये सर्कुलर स्मूथ मसल की लेयर है, तो इन दोनों लेयर्स के भी आपस में थोड़े थोड़े से कनेक्शंस मौजूद होते हैं। तो ये भी होता है कि आपने लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल में एक स्टिमुलस दिया और थोड़ा सा वो सर्कुलर स्मूथ मसल में भी पहुंच गया। तो ये तो हमने स्ट्रक्चर को देख लिया कि किस तरह से स्मूथ मसल्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं आपस में। एक स्मूथ मसल की जो लेयर है वो पूरी एज अ सिंसिटियम रोल प्ले कर रही होती है और एक लेयर के दूसरी लेयर के साथ भी थोड़े से कनेक्शन मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की तरफ। दो तरह की इलेक्ट्रिकल वेव्स हमारे पास बन रही होती है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर। नंबर एक स्लो वेव्स और नंबर दो स्पाइक्स। ठीक है, तो पहले देखते हैं स्लो वेव्स क्या होती हैं। जो आपके पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन, जो स्मूथ मसल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चला होता रहता है। ठीक है, उसकी जो वोल्टेज है वो इंक्रीज डिक्रीज करती रहती है। ये जो हल्की बुल्की इंक्रीज डिक्रीज है, इसको हम नाम देते हैं स्लो वेव्स। समझ में आ गई बात? ये कितना ऊपर नीचे जाती हैं, इसकी इंटेंसिटी कितनी होती है? तो इसकी इंटेंसिटी होती है 5 to 15 मिली वोल्ट। क्या तक बात क्लियर हो गई? उसके बाद देखिएगा एक मिनट में कितनी ऐसी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ये डिपेंड कर रहा होता है मुख्तलिफ पार्ट्स पे। मिसाल के तौर पे स्टमक में एक मिनट में 3 ऐसी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद ड्यूडेनम में एक मिनट में 12 ऐसी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और इलियम में एक मिनट में 8 to 9 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो नंबर ऑफ वेव्स पर मिनट स्टमक में 3 है, ड्यूडेनम में 12 है, इलियम में 9 है। ये बात भी समझ में आ गई? ठीक हो गया। अच्छा, कितनी वेव्स प्रोड्यूस होंगी? जिस तरह आपको याद होगा ये एक सेल्फ एक्साइटेटरी काम है ना, कि खुद ब खुद वेव प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरह एक और सेल्फ एक्साइटेटरी काम हमने हार्ट में स्टडी किया था कि हार्ट खुद ब खुद पंप कर रहा होता है। ठीक है, तो हार्ट के अंदर पंपिंग को रेगुलेट करने के लिए या हार्ट रेट को रेगुलेट करने के लिए एक पेस मेकर था, ऐसे नोड आपको याद होगा। ठीक है, जो कि सिग्नल भेज देता था हार्ट की पंपिंग के लिए। इसी तरह स्लो वेव्स को रेगुलेट करने के लिए भी एक इलेक्ट्रिकल पेस मेकर होते हैं। वो क्या होते हैं पेस मेकर? बेसिकली जो आपकी ये है ना स्मूथ मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स और सर्कुलर स्मूथ मसल के दरमियान में कुछ सेल्स होते हैं, जिन सेल्स को हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल। ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, ये आपके पास सिग्नल्स भेज रहे होते हैं जो कि स्लो वेव्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। डन हो गई बात? अच्छा, अब एक चीज देखते हैं। ये हमने देखा मिसाल के तौर पे, ये है हमारे पास स्लो वेव्स। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? बिटवीन -60 to -50 मिली वोल्ट होता है स्मूथ मसल का, यहां के स्मूथ मसल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अगर इन प्रिसाइज बात कीजिए तो गार्ट में लिखा हुआ है -56 मिली वोल्ट हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ गया स्मूथ मसल फाइबर का। अब ये -60 से थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, कुछ सोडियम चैनल्स होते हैं वो मिसाल के तौर पे खुल गए, सेल के अंदर सोडियम आना शुरू हो गया, तो ये कम नेगेटिव होता गया। जब ये कम नेगेटिव हुआ फिर करते करते यहाँ पे पहुंच गया, फिर पोटेशियम चैनल्स खुल गए, जिसकी सोडियम चैनल बंद हो गए, पोटेशियम चैनल्स खुल गए, सेल से पोटेशियम बाहर जाना शुरू हो गया, ये सेल दोबारा नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी मेम्ब्रेन, ये दोबारा नेगेटिव हो गई। इसी तरह फिर सोडियम चैनल खुलेंगे, फिर हर किसी पॉजिटिव, फिर हर किसी नेगेटिव। तो ये आपके पास स्लो वेव्स की प्रोडक्शन आपको समझ में आ गई। आई होप सो, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। स्लो वेव्स कभी भी मसल की कॉन्ट्रैक्शन कॉज नहीं करते। ये बस हल्की हल्की सी वेव्स हैं, हल्की हल्की सी जो आपके पास चेंजेस आ रही होती हैं इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक, ये कहीं पे भी एक्शन पोटेंशियल नहीं कहलाती, ये कहीं पे भी मसल के कॉन्ट्रैक्शन कॉज नहीं करती, सिवाय स्टमक के। यानी कि सिर्फ स्टमक में स्लो वेव्स मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर सकती हैं और पूरी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में कहीं भी स्लो वेव्स की वजह से कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। ठीक, आई होप सो, कुछ मुश्किल नहीं था। स्लो वेव्स की वजह से कहीं कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी सिवाय स्टमक के। सिर्फ स्टमक में स्लो वेव्स मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर सकती हैं, ये चीज तो कोई मुश्किल नहीं थी। अच्छा, ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल होते हैं, ये साइनेप्टिक मतलब जंक्शंस बना रहे होते हैं, या आप कह देते हैं कि कनेक्शंस बना रहे होते हैं हमारे पास ये दूसरे जो स्मूथ मसल सेल्स हैं उनके साथ। ठीक हो गई बात? फिर आते हैं हम स्पाइक पोटेंशियल की तरफ। स्पाइक पोटेंशियल बेसिकली क्या है ये देखिएगा। स्लो वेव्स, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने कहा था -56 मिली वोल्ट है। ठीक है, और स्लो वेव में ये ऊपर जाता है, पॉजिटिव होता है, यानी -56 की बजाय -50 तक चला जाता है, -45 तक चला जाता है, पॉजिटिव होता है, और फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आता है, फिर पॉजिटिव होता है, फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन। अगर ये पॉजिटिव होते होते -40 से ज्यादा पॉजिटिव हो जाए,
तो एज अ रिजल्ट वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाते हैं और हमारे पास ये एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है या ये स्पाइक पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है। ये स्लो वेव -40 से नीचे नीचे रही, कुछ भी नहीं हुआ। -40 से नीचे नीचे रही, कुछ भी नहीं हुआ। -40 से नीचे नीचे रही, कुछ भी नहीं हुआ। -40 से थोड़ी ज्यादा पॉजिटिव हो गई तो आपने देखा ये स्पाइक पोटेंशियल प्रोड्यूस होना शुरू हो गए। तो स्पाइक पोटेंशियल्स के प्रोड्यूस होने की रीजन स्लो वेव का -40 से ज्यादा पॉजिटिव हो जाना है। तो स्लो वेव्स कॉजेज स्पाइक पोटेंशियल, और ये स्पाइक पोटेंशियल एक प्रॉपर एक्शन पोटेंशियल है। ये स्पाइक पोटेंशियल वो चीज है जो कि आपके पास मसल की कॉन्ट्रैक्शन को कॉज कर रहे होते हैं। क्या स्लो वेव मसल की कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती हैं? नहीं, स्लो वेव स्पाइक पोटेंशियल कॉज करती हैं और ये स्पाइक पोटेंशियल पे मसल की कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर रहा है। सही होगी बात? अच्छा, फिर एक और चीज देखिएगा, ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये आम एक्शन पोटेंशियल है या जो न्यूरॉन का एक्शन पोटेंशियल होता है उससे कुछ फर्क है। क्या डिफरेंसेस हैं? पहला डिफरेंस तो है टाइम का। ये एक्शन पोटेंशियल काफी लंबी ड्यूरेशन का होता है, काफी स्लो होता है। वो कह रहे हैं जो आम आपका न्यूरॉन का एक्शन पोटेंशियल होता है उसकी निस्बत कोई 10 to 40 टाइम्स लॉन्गर होता है। ठीक होगी बात? तो ये काफी स्लो होता है। एक एक्शन पोटेंशियल 10 to 20 मिली सेकेंड्स का होता है, काफी लंबे ड्यूरेशन का एक्शन पोटेंशियल है, पहली बात। और दूसरी बात, इस एक्शन पोटेंशियल की जो डेवलपमेंट है वो फर्क है। किस तरह से फर्क है? हमारा जो न्यूरॉन होता है उसके अंदर ये डीपोलराइजेशन सिर्फ सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से हो रही होती है, लेकिन यहां पे जो डीपोलराइजेशन हो रही है उसमें ज्यादातर रोल कैल्शियम का है। ज्यादा कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा होता है और थोड़ा थोड़ा सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा होता है। तो ये स्मूथ मसल्स ऑफ स्केलेटल मसल के अंदर, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल ऑफ गट के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डीपोलराइजेशन की रीजन कैल्शियम प्लस सोडियम है। उनकी मेम्ब्रेन के अंदर जो चैनल्स हैं उनका नाम होता है कैल्शियम सोडियम चैनल्स। ठीक है, तो इन स्मूथ मसल के अंदर कैल्शियम सोडियम चैनल्स होते हैं और डीपोलराइजेशन की रीजन कैल्शियम भी है और सोडियम भी है, ज्यादातर कैल्शियम है। ठीक, तो दो डिफरेंसेस देख लिए हमने स्मूथ मसल के, इस स्मूथ मसल के स्पाइक पोटेंशियल में और जो नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल होता है उसके अंदर। फिर एक और पॉइंट देखिएगा, वो ये कहते हैं कि स्लो वेव जितनी ज्यादा ऊपर जाएगी उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल होगा। मिसाल के तौर पर ये आपने देखा -40 से थोड़ी सी ऊपर गई तो सिर्फ 2 वेव प्रोड्यूस हुई, जबकि ये वाली स्लो वेव -40 से काफी ऊपर चली गई। तो ये जो ज्यादा ऊपर गई है, हायर स्लो वेव बनी है, इसकी वजह से ज्यादा स्पाइक पोटेंशियल्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पाइक पोटेंशियल्स होगी। ठीक होगी बात? तो ये हमने स्पाइक पोटेंशियल को भी डिस्कस कर लिया, स्लो वेव को भी डिस्कस कर लिया। अब यहां जो उन्होंने आपको बताया है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स -56 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। यानी कि नॉर्मल स्टेट में जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, हो सकता है नॉर्मल स्टेट का मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ जाए या हो सकता है नॉर्मल स्टेट का मेम्ब्रेन पोटेंशियल कम हो जाए। मोर नेगेटिव भी हो सकता है, लेस नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मोर नेगेटिव हो गया तो उसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइज्ड, कि पोलराइजेशन ज्यादा हो गई है। ठीक है, और जब वो हाइपर पोलराइज होता है तो एक्शन पोटेंशियल का प्रोड्यूस होना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर अब स्लो वेव्स बनेगी तो उनका -40 तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी स्लो वेव बनेगी तो -40 तक पहुंचेगी। तो हाइपर पोलराइज में लो एक्साइटेबिलिटी होती है, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज करना मुश्किल हो जाता है आपके पास, एक्शन पोटेंशियल का बनाना मुश्किल हो जाता है आपके पास इन हाइपर पोलराइज स्टेट। ठीक होगी बात? अब कौन कौन सी चीजें जो कि हाइपर पोलराइज कर रही होती है मेम्ब्रेन को, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन होती है, ये मेम्ब्रेन को हाइपर पोलराइज कर सकती है। या जो सिंपैथेटिक नर्व्स आ रही हैं जो डायरेक्ट इनर्वेशन कर रही होती हैं, वो हमारे पास इसको हाइपर पोलराइज कर सकती है। तो हाइपर पोलराइज यानी लेस एक्साइटेबल करने वाली दो चीजें नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होगा उसको कहेंगे हाइपर पोलराइज, और अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कम नेगेटिव हो जाए, नॉर्मल से कम नेगेटिव हो जाए, यानी थोड़ा सा डीपोलराइजेशन की तरफ ले जाए, मिसाल के तौर पे ये -56 की बजाय -50 हो गया, तो इस स्टेट को हम बना देते हैं हाइपोपोलराइज्ड। ठीक है, ये हाइपोपोलराइज्ड है और इस स्टेट के अंदर एक्साइटेबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि अब अगर छोटी सी भी स्लो वेव बनी तो वो भी -40 से ऊपर चली जाएगी और आपके पास स्पाइक पोटेंशियल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो हाइपोपोलराइज्ड मतलब मोर एक्साइटेबल, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करने के ज्यादा चांसेस। अब कौन सी चीजें जो कि मेम्ब्रेन को हाइपोपोलराइज करती हैं या आप कहते हैं मोर एक्साइटेबल करती हैं? नंबर 1 स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल, वॉल खिंची है। नंबर 2 यहां पे अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन थी तो यहां पे आ जाएगी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, जिसमें आपके पास एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रही होती है। और नंबर 3 गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हार्मोन्स होते हैं जो कि इसको मोर एक्साइटेबल कर रहे होते हैं। मेम्ब्रेन पोटेंशियल लेस नेगेटिव,
या मेम्ब्रेन पोटेंशियल डीपोलराइज्ड या मेम्ब्रेन पोटेंशियल हाइपोपोलराइज्ड, एक ही मतलब है। या आप कह सकते हैं मोर एक्साइटेबल। ठीक है, इन चारों चीजों का एक ही मतलब है और वो कॉज करने वाली चीजें हमने देख ली। अच्छा, अब एक और चीज देखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि स्मूथ मसल्स के एक्शन पोटेंशियल की जो डीपोलराइजेशन है उसका कॉज क्या होता है, मेनली कैल्शियम की एंट्री। तो ये जो कैल्शियम की एंट्री है ये स्मूथ मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती है। आपको पता है कैल्शियम हमेशा मसल की कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर रही होती है। खासतौर पे यहाँ पे तो आपके पास मॉडर्न कंट्रोल मैकेनिज्म होता है जिसमें कैल्शियम आती है, वो मायोसिन हेड को एक्टिन से अटैच करती है और मसल की कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर रही है। तो ये जो कैल्शियम एक्शन पोटेंशियल में एंटर हुआ है ये कैल्शियम मसल की कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती है। कैल्शियम कब एंटर होता है, स्पाइक पोटेंशियल के दौरान। स्लो वेव्स के दौरान कोई ऐसा कैल्शियम की एंट्री नहीं होती, इसलिए स्लो वेव्स की वजह से कोई मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। इस चीज के बारे में तो हम काफी क्लियर हैं। फिर आती है टोनिक कॉन्ट्रैक्शन। ये टोनिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि मुसलसल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल वॉल जो होती है वो थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होती है, यानी थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्शन उनके अंदर हर वक्त मौजूद होती है, उसी को हम नाम दे रहे थे टोनिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जो मेन कॉन्ट्रैक्शन है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन वो तो है ही है ना, वो तो हो भी सकती नहीं भी हो सकती, लेकिन टोनिक कॉन्ट्रैक्शन हमेशा हर वक्त हर जगह मेंटेन होगी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल की वॉल में। अलबत्ता टोनिक कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी बढ़ सकती है या कम जरूर हो सकती है, लेकिन खत्म नहीं होगी। ठीक है, किन चीजों पे बेस कर रही है इसकी कॉन्ट्रैक्शन का बढ़ना या कम होना। अगर ज्यादा स्पाइक पोटेंशियल्स बढ़ रहे हैं तो टोनिक कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, पहली बात। ठीक, दूसरी बात, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि टोनिक कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। और तीसरी बात, सेल के अंदर स्मूथ मसल सेल के अंदर कैल्शियम आयंस कितने हैं। अगर ज्यादा कैल्शियम आयंस आ गए किसी भी वजह से तो ये कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, अगर कम कैल्शियम आयन है तो ये कॉन्ट्रैक्शन कम होगी। तो इस कॉन्ट्रैक्शन की ज्यादा या कम होना डिपेंड कर रहा होता है पोटेंशियल के ऊपर, हार्मोन्स के ऊपर और कैल्शियम आयंस की एंट्री के ऊपर। ठीक है, अलबत्ता एक चीज देखिएगा, मैं चाहता हूं कि इस बारे में आप कंफ्यूज ना हो जाए। टोनिक कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज डिक्रीज कर रही है, ठीक, लेकिन टोनिक कॉन्ट्रैक्शन का इंक्रीज डिक्रीज का ये स्लो वेव से कोई ताल्लुक नहीं है। स्लो वेव्स में जो पोटेंशियल इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है और टोनिक कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं। टोनिक कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कर रही होती है इन तीन फैक्टर्स की बेस पे। ऐसा नहीं है कि आप समझ लें कि यार स्लो वेव इंक्रीज टोनिक कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर रही है या टोनिक कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज, ना, स्लो वेव की वजह से किसी किस्म की कोई मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही होती, चाहे वो टोनिक कॉन्ट्रैक्शन हो चाहे वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। स्लो वेव की वजह से कोई मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है जो हर वक्त मेंटेन रहती है ये इंक्रीज डिक्रीज जरूर करती है, लेकिन इन तीन चीजों की बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट 1 की वीडियो खत्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूरल कंट्रोल को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।